वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे बच्चों में, फ्रेंड्स में। तो सबसे पहले इसका सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। कैसा था एग्जाम, इजी था, हार्ड? कमेंट करना सारे बच्चे। तो देखिए सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले देख लेते हैं इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है फंक्शन ऑफ मनी विच हैज इफेक्टिवली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन अ ट्रांजैक्शन। तो इसमें पूछा है कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो एक्चुअल में मनी का कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो मनी का फंक्शन तो ये सारे ही है, बट आपको बोला जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को कंप्लीट करता है, सॉल्व करता है, वो कौन सा फंक्शन है। तो इसका आंसर है आपका डी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो फंक्शन है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को सॉल्व करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, क्वेश्चन 1 का डी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किस किस बच्चे का ये क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट है। एंड सेकंड पे आते हैं। सेकंड देखिए, इनकम जनरेटेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट ऑफ एयर इंडिया ऑपरेटिंग बिटवीन कनाडा एंड इंग्लैंड वुड बी द एडेड टू डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री है इसमें से जिसमें अगर एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया का जो कनाडा एंड इंग्लैंड के बीच में ऑपरेट हो रहा है, तो वो किस कंट्री की डोमेस्टिक इनकम है। तो यहाँ पे क्योंकि एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का है ना, तो एयर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आएगा वो। तो यानी इंडिया आंसर है, डी ऑप्शन इसका आंसर है, इंडिया। तो इंडिया जिस जिस बच्चे ने लिखा है करेक्ट है। तो सेकंड का आंसर आपका डी हो जाएगा, इंडिया। एंड फर्स्ट का डी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो किन किन बच्चों के दोनों करेक्ट आंसर्स है, कमेंट कीजिए सारे बच्चे। एंड अदर कोर्स के बच्चे भी अपना क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। तो अदर कोर्स के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे। पीडीएफ क्वेश्चन पेपर की आप सेंड कर देना इस व्हाट्सएप नंबर पे, थोड़ी देर बाद सबके क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का मुझे आंसर कमेंट कीजिए किसने क्या लिखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन तो है डायग्राम के अकॉर्डिंग। आंसर कमेंट करो, इसका क्या लिख के आए हो। तो यहाँ पे देखिए ऑटोनॉमस कंजप्शन तो 100 है, ये तो फिक्स है ना। तो आपको कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला पता होगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस एमपीसी वाई। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन 100 है, एंड सी और वाई को आपको ग्राफ में देखना था और उससे एमपीसी निकालना था, या फिर आप स्लोप से भी एमपीसी निकाल सकते थे। तो अगर मैं ग्राफ में देख रही हूँ, तो यहाँ पे ग्राफ में देखो, सी जब 700 है ना, ये रहा, तो जो इनकम है ना वो आपकी कितनी है, सी 700 पे इनकम 800 आ रही है ना। ये 700 से 600 पे लाती हूँ, तो ये 800, 100 का डिफरेंस आएगा ना। स्लोप निकाल लो आप, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, उससे ज्यादा आसानी से समझ आएगा। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मेरा एमपीसी निकल जाएगा। तो डेल्टा सी देखो 700 माइनस 600, ये वाला स्लोप ले लेती हूँ। तो इसमें ये 700 माइनस 600, तो ये क्या हो जाएगा, 800 माइनस 700, मतलब 100 अपॉन 100, यानी कि
नहीं, और अगर 0 100 वाला पॉइंट लूँ तो 700 माइनस 100 100 और 600 और इसका तो 700 ऐसे ही रहेगा। 0.8 समथिंग आएगा, बट डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे। तो 100 तो फिक्स है और 0.8 आपका एमपीसी आएगा, तो ये आ जाएगा C इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, ऑप्शन बी। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आ रहा है अगर डायग्राम को देखूं तो मैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे टिक ज़्यादा करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, तो बी आंसर किस किस बच्चे ने लिखा है उनका आंसर ठीक है। तो आंसर क्या है, 100 प्लस 0.8y, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत है, बट एमपीसी अप्रोक्सीमेटली 0.8 आएगा आपका। तो सी 100 प्लस 0.8y, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। स्टेटमेंट 1 2 को आपको चेक करना था। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और डेफिसिट सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली करेक्टेड। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। यस, करेक्ट है ये। And statement 2 carry under the flexible exchange rate system there is always a possibility of over under valuation of currency. No, ये incorrect है, यानी फर्स्ट वाला करेक्ट है बट सेकंड वाला इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया है तो उनका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 4 का। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट करेक्ट है बट सेकंड वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इसका आंसर है फोर्थ का। तो आई होप सबने यही आंसर लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हिंदी वालों को भी आंसर पता ही चल रहे होंगे, है ना। सेकंड का आंसर बी है, सेकंड ये थर्ड है, थर्ड का आंसर बी है एंड फोर्थ का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सुमित डिपॉजिटेड 10 lakh इन हिज सेविंग अकाउंट, द डिपॉजिट्स मेड बाय हिम इज अ पार्ट ऑफ डैश इन द M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो M1 में आपने पढ़ा होगा, M1 में क्या क्या आता था आपका, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक होता है, करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट। तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स आप लोगे विद कमर्शियल बैंक। ठीक है, करेंसी विद पब्लिक होनी चाहिए थी और साथ में डिमांड डिपॉजिट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर है इसका। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। किस किस बच्चे ने आंसर सी लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे सी डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक करेक्ट आंसर है। 6 देखिए, एजर्शन है increase in exchange rate of implies that the price of foreign currency in term of domestic currency has increased। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ा तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी बढ़ रही है डोमेस्टिक करेंसी के अकॉर्डिंग। यस, अगर मतलब डॉलर बढ़ रहा है तो इट मीन्स फॉरेन करेंसी बढ़ रही है ना, यानी डॉलर बढ़ने का एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो इट मीन्स आपकी फॉरेन करेंसी बढ़ रही है और इंडियन करेंसी कम हो रही है ना। तो यस, बिल्कुल करेक्ट है, फॉरेन करेंसी बढ़ती है जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है। तो एजर्शन तो करेक्ट है। रीजन है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ये भी करेक्ट है आपका, बट करेक्ट है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर है इसका। बोथ असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो यहाँ पे 6 का आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन रीजन करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी आंसर है। तो 6 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। किस किस बच्चे ने ये किया है, करेक्ट है। ठीक है, तो अदर कोड्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। अपने क्वेश्चन पेपर का PDF भेज दो व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको अदर कोर्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, थोड़ी देर बाद इनके सोल्यूशंस भी हो जाएंगे। आगे देखिए, एंड वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ बैंक एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पूछा है कौन सा फंक्शन नहीं है रिजर्व बैंक का, बैंक के तौर पे, एजेंट के तौर पे, एडवाइजर के तौर पे।
तो ये वैसे तो सारे रिजर्व बैंक के फंक्शन गिवन थे, बट ये वाले फंक्शन नहीं दिए हुए, बैंक एजेंट और एडवाइजर। तो कैरीज आउट बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो बैंक फंक्शन है इसका। नेशनल डेब्ट को मेंटेन कर मैनेज करता है, ये भी इसका यही वाला फंक्शन है, एजेंट वाला। और एडवाइस करता है, ये एडवाइजर वाला फंक्शन है। तो डी जो है ना, कंडक्ट पीरियोडिक इंस्पेक्शंस, ये इन तीनों में से कोई फंक्शन नहीं है। तो डी इसका कौन सा वाला फंक्शन है, ये इसका एक्चुअल में सुपरवाइजरी फंक्शन है। तो डी इसका सुपरवाइजरी फंक्शन है, जो कि इन तीनों में से नहीं है। तो डी आंसर है। तो डी आंसर किस किस बच्चे ने लिखा है, सेवेंथ का, ठीक है, वो सुपरवाइजरी फंक्शन है डी वाला ऑप्शन। तो इसलिए सेवेंथ का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गुड्स को आपने दो कैटेगरी में बांटा है, एक फाइनल गुड, एक इंटरमीडिएट। अब फाइनल गुड की भी दो कैटेगरी होती है, एक कंजप्शन गुड होता है और एक कैपिटल गुड होता है। तो आंसर क्या है, कैपिटल गुड। ऑप्शन बी आंसर है इसका, कैपिटल गुड्स। तो एट्थ का आंसर कैपिटल गुड जिन जिन ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप सबका आंसर करेक्ट ही होगा। कमेंट करके बताओ किस किस ने लिखा है ये आंसर। नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर का पीठ क्वेश्चन पेपर का पीठ तो नाइन देखिए, एडी कर्व लाइज पैरेलल टू कंजप्शन कर्व इंडिकेटिंग दैट बोथ हैव डैश। तो एडी और जो कंजप्शन कर्व होता है ना, एक दूसरे के पैरेलल होता है। इसका मतलब क्या है, सेम कंपोनेंट है, नो। डिफरेंट स्लोप, नो। इनवर्स रिलेशनशिप, नो। सेम स्लोप, इनका स्लोप सेम होता है, इसलिए ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। आपको पता भी है ना, एडी क्या होता है, एडी होता है सी प्लस आई, और आई आपका कांस्टेंट है। दैट्स वाई सी और एडी का जो स्लोप है वो सेम है। एमपीसी होता है इनका स्लोप, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सेम स्लोप है, इसलिए ये पैरेलल चलते हैं। सी ऑप्शन आंसर है नाइन्थ का। देन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट वन है, ब्रोकरेज अर्न बाय डीलर ऑफ सेकंड हैंड कार इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यस, करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इंक्लूडेड इन नेशनल इनपुट। जो सेल्फ कंजप्शन की इम्प्यूटेड वैल्यू से इंक्लूड करते हैं। यस, ये भी करेक्ट है आपका। तो सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। इट मीन्स सी ऑप्शन आंसर है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। सी ऑप्शन आंसर है इसका। तो क्वेश्चन 10 का आंसर फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है तो करेक्ट है, कमेंट कीजिए किस किस के कितने करेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11th। 11th में आपको कैलकुलेट करना था वैल्यू ऑफ रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें न्यूमेरिकल था। तो जल्दी से अपने न्यूमेरिकल का आंसर कमेंट करो, कितना कितना लिख के आए हो आप, क्या लिख के आए हो उसका आंसर। जीडीपी दिया हुआ था आपको मार्केट प्राइस पे 200, तो इसी का फॉर्मूला लगाना था आपको। एंड ये सारे फॉर्मूले में वैल्यू रख के रेंट निकल जाता। यहाँ पे देखिए, जीडीपी एमपी जो है वो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब ये जी ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, एंड एमपी है तो एनआईटी भी प्लस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपके 3 चीज़ों से बनता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो रेंट आपको नहीं पता था, इंटरेस्ट आपका ये दोनों प्लस करके आएगा। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट में सॉरी प्रॉफिट में इंटरेस्ट तो 45 है, प्रॉफिट आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों को जोड़ेंगे 20 और 5 25, और इंटरेस्ट आपका 45 है एंड रेंट आपको निकालना था। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका 45 दिया था और प्रॉफिट में दोनों ऐड करना था, तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस है। साथ में कंपनसेशन आपको 45 गिवन है, डेप्रीशिएशन 50 दिया हुआ था, एनआईटी आपको 10 दिया हुआ था और जीडीपीएमपी 200 दिया हुआ था। सॉल्व करेंगे ना तो रेंट निकालना है, तो पहले इधर की साइड को प्लस करना था एंड 200 में से माइनस करना था, तो इसका जो रेंट आएगा ना 25 करोड़ आएगा। किस किस ने रेंट 25 करोड़ आया है मुझे कमेंट कर देना सारे बच्चे, तो आपके 3 मार्क्स कन्फर्म्ड है, पक्के हैं। तो 25 करोड़ इसका रेंट होगा, ठीक है। तो आई होप सबका आंसर करेक्ट होगा। वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। 12th आपका when initial deposit in the credit creation process remains same, the total amount of credit created rises as the value of money multiplier increases। इसको आपको बताना था एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से। तो आपको पता है मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लेना था, मनी मल्टीप्लायर के जो होता है 1/CRR LRR ये होता है ना। मान लो मैं 10% लेती हूँ CRR, तो 10%, जब मैंने 10% लिया तो 10% का 100 ऊपर आया, तो मनी मल्टीप्लायर आपका 10 टाइम्स आ जाएगा, है ना। बट अगर यहीं पे मैं इसको 5% लूँ तो 5% का 100 ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 20 टाइम्स आ जाएगा मनी मल्टीप्लायर। तो आपको दिख रहा है जब ये ज्यादा है ना CRR, तो ये कम आ रहा है, और जब ये कम था तो ये ज्यादा आ रहा है, तो ये जो सिचुएशन है ये वेरीफाइड हो जाएगी। तो आपको ऐसे करके इस एग्जाम्पल से समझाना था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक। यानी कि जैसे जैसे आप अगर इनिशियल डिपॉजिट सेम है तो जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो कैसे निकलता है, CRR का रेसिप्रोकल होता है ना। तो अगर डिपॉजिट सेम है तो अगर CRR कम है तो ये ज्यादा आएगा, और ज्यादा है तो ये कम आएगा, तो इस तरीके से ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो टोटल मनी क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट इनटू के मनी मल्टीप्लायर होता है, और फिर यानी इनिशियल डिपॉजिट सेम है तो के पे डिपेंड करेगा, इसलिए के आपका चेंज हो रहा है ना। इसके बाद सेंट्रल बैंक मेंटेन रिजर्व ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक एंड यूज टू सेटल इंटरबैंक क्लेम्स, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। यस एग्री, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है इसका वो बताता है कि ये सेंट्रलाइज अकाउंट है, जितने भी कमर्शियल बैंक है कंटेन मेंटेन कैश रिजर्व अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये कॉमन कस्टोडियन है, फंड्स का कस्टोडियन है। सेटलमेंट करता है, बैंक्स हैव क्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर, तो सेंट्रल बैंक सेटल करता है उनके क्लेम्स को इस तरीके से। और एफिशिएंसी की बात करें तो प्रिवेंट द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश बिटवीन बैंक्स रिड्यूसिंग रिस्क। तो इस तरीके से ये क्या करता है, रिजर्व सारे कमर्शियल बैंक के यस इंटरबैंक क्लेम्स को सेटल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। इसमें आपको लिखना था इससे एक तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट होता है गुड एंड सर्विसेज का अगर प्रमोशन स्कीम चल रही है, और बीओपी की बात करें तो जो करंट अकाउंट है वो इम्प्रूव होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिससे ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, है ना, या फिर ट्रेड सरप्लस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे समझाना था। और ट्रेड सरप्लस का मीनिंग क्या होता है, ट्रेड सरप्लस का मतलब जब आपका वैल्यू ऑफ कंट्री विजिबल एक्सपोर्ट एक्सीड हो विजिबल इम्पोर्ट से, विजिबल एक्सपोर्ट ज्यादा हो विजिबल इंपोर्ट से, ठीक है, गुड्स का, तो ट्रेड सरप्लस होता है। 14th में आपको बोला था 50 रेपो रेट 5, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो क्या होगा, इकोनॉमिक इश्यू इंडिकेटेड, क्या क्या इश्यू आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो डिफ्लेशनरी गैप जो है
वो आ जाएगा, है ना, लो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी इकोनॉमी में। तो उसके अलावा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आरबीआई जो है कट कर देगा रेपो रेट को, तो इकोनॉमी को स्लो डाउन हो जाएगी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन करना था। और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इससे लोन सस्ते हो जाएंगे, कमर्शियल बैंक लोअर देयर लेंडिंग रेट, मेक होम कार एंड बिजनेस लोन मोर अफोर्डेबल। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, है ना, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताने थे। 14 में आपको क्या 14। चलिए अब आगे के हम इसके और भी चीजें देख लेते हैं। ये तो आप थ्योरी के क्वेश्चन कर ही आए होंगे। इसमें आपको क्या निकालना था, जीएनपी डिफ्लेटर निकालना था। तो जीएनपी डिफ्लेटर इसमें आएगा आपका नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100 करना था आपको। तो ये 83.33% आएगा। जिसका आया कमेंट करना। 2500 अपॉन 3000 इंटू 100 करोगे तो 83.33% आ जाएगा। इसके बाद क्या है ये, estimate the value of subsistence level of consumption expenditure from the following data about an economy which is in equilibrium। नेशनल इनकम दिया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है। निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ कंजप्शन। वाई दिया है, एमपीसी दिया है और आई दिया है आपको। वाई सी प्लस आई और सी बार प्लस। तो ऐसे करना था इसको सॉल्व। क्वेश्चन 17 देख लो कैसे होगा। आपको पता है y क्या होता है, c प्लस आई, और c होता है c बार प्लस एम पी सी वाई, है ना। ये फॉर्मूले लगाने थे आपको। तो y c की जगह c बार प्लस एम पी सी वाई प्लस आई, c की जगह ये पूरा कंजप्शन का फॉर्मूला ले लिया, साथ में i। अब y से y कट सकता, y आपको दिया हुआ था 1500, c बार नहीं पता, ये 0.8 दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1500 आपका y है और i आपका 150 था। 1500 पहले तो ये 150 को प्लस है तो यहाँ लाके माइनस कर दो, या फिर पहले से रहने देते। ये कितना आएगा, 15 जब 120 00, हाँ 3 0 लगेंगी, और फिर तो एक के बाद डेसिमल, साथ में 150 सी बार प्लस 1200 150 350 हो गया, और फिर 1500 से इसे माइनस करना था, ये आएगा 150। ये आएगा आंसर। किस किस बच्चे का इतना आया है वो करेक्ट है।
बाकी इसका ऑप्शन बी वाला टेबल को कंप्लीट करना था, ये भी आई होप सबको आता होगा। क्वेश्चन 17 का ए बी। चेंज इन इन्वेस्टमेंट दी है, चेंज इन इनकम निकालनी थी, एमपीसी दी है। एमपीसी का फॉर्मूला ले लो और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी निकालना था आपको। के निकाल लो पहले। के क्या होता है? 1/1 माइनस एमपी सी दिया हुआ है ना। हाँ, एमपीसी माइनस करके आता है। के आपका 1/एमपीएस होता है ना। तो 1 - एमपीसी भी लिख सकते हो। 1/1 माइनस एमपीसी आपको 0.9 दिया हुआ है, तो ये आ गया 1.010 आ जाएगा। और आपको पता है के होता है आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये भी होता है, ये भी पता है ना आपको। तो के मिल गया 10, डेल्टा वाई नहीं पता, और डेल्टा आई आपको दे रखा है 10। 10 दे रखा है, 1000 दे रखा है। तो डेल्टा वाई आ जाएगा आपका 1000 इंटू 10, 10,000। डेल्टा वाई आ जाएगा। उसके बाद बस ये निकालना था डेल्टा। सेम ऐसी नेक्स्ट वाला देखो, उसमें भी ऐसे ही करना था। जो बी वाला है, ये तो ए वाला है, ये ए वाला है। बी वाले में आपको क्या दिया हुआ था? 4 दिया है मल्टीप्लायर, तो उससे एमपीसी निकाल लो। 4 बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। सॉल्व करोगे तो एमपीसी आ जाएगा 0.75 करके देखना। तो डेल्टा आई निकालना है, तो डेल्टा वाई बाई के 4400 को 4 से डिवाइड कर दो, 1100। इतना आ जाएगा इसका आंसर। और जो सी की बात करें, सी का मैं जस्ट आंसर बता रही हूँ। के निकलेगा 5, और जो आपका डेल्टा वाई है वो निकल जाएगा आपका 6000। तो आई होप न्यूमेरिकल्स आपके सबके यही सॉल्व हो रहे होंगे। कमेंट करना सारे बच्चे कि हमारे न्यूमेरिकल्स करेक्ट है। नेक्स्ट सेक्शन बी आते हैं। देखो, सेक्शन बी है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके आंसर्स पूछे गए थे। अब मैं जस्ट आंसर बता दूंगी। डैश एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। इसका आंसर है बी, वी के आर वी राव। वी के आर वी राव, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19 देखो, 19 में आपको बोला करेक्ट पेयर छाटो। तो इसमें करेक्ट पेयर आपका है फोर्थ का डी, ये करेक्ट पेयर है। फोर्थ का डी आंसर है इसका, यानी डी ऑप्शन। ट्वेंटी देखिए, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड प्राइमरली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ डैश टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। इसका आंसर है आपका कैपिटल, ए ऑप्शन आंसर है कैपिटल। किस किसने कैपिटल लिखा है, करेक्ट है। 21 देखिए, टैक्स रिफॉर्म, सेक्टर रिफॉर्म्स। इसका आंसर सी है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सी ऑप्शन आंसर है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट 22 देखेंगे। assertion a dynamic subsector like agro processing industry, food processing industry extra have potential to create alternative employment opportunity. Reason है, men usually seek non-farm jobs but recently women have also started looking for such jobs. इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी है शायद।
ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बी है आंसर, बी करेक्ट है दोनों, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 22 का। तो सेक्शन बी को देख लो एक बार। सेक्शन बी का 18 का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। वी के वी जो नाम है वो करेक्ट है। वी के आर वी राव, वी के आर वी राव, वी के आर वी राव। ठीक है। उसके बाद 19 का आंसर सेकंड का सॉरी फोर्थ ऑप्शन जो है ना, डी ऑप्शन, वो करेक्ट है। फोर्थ का डी, ये करेक्ट पेयर है। 20 का आंसर ए कैपिटल है। एंड 21 का आंसर ऑप्शन सी है। और 22 का बी है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी आंसर है। 23 देखेंगे। ट्वेंटी थ्री है, द स्टीप इंडियन एजुकेशन पिरामिड इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट करता है? तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है फ्यू लेस नंबर ऑफ पीपल रीचिंग हायर एजुकेशन। डी ऑप्शन आंसर है इसका, फ्यू लेस नंबर ऑफ पीपल रीचिंग हायर एजुकेशन। किस किसने लिखा है? करेक्ट है। 24 देखो, चाइना अडॉप्टेड डैश स्ट्रेटेजी इन विच फार्मर एंड इंडस्ट्रीज बॉट एंड सोल्ड सर्टेन क्वांटिटी एट गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस व्हाइल रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस अकर्ड एट मार्केट प्राइसेस। डुअल प्राइसिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ग्रेट। इसका आंसर है आपका डुअल प्राइसिंग। ए ऑप्शन आंसर है इसका। ये तो सबने सही किया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये डायग्राम बना हुआ था। तो इसमें बोला है कौन सी स्ट्रेटेजी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज हो रही है। तो इसका आंसर है आपका डी, गोबर गैस इन रूरल एरियाज। गोबर गैस इन रूरल एरियाज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, 26 स्टेटमेंट 1 और 2 है। द ऑप्शन फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ सीजन क्रॉप्स आर क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। यस, करेक्ट है। और मैं एक्चुअली हेल्प इन सब्स्टिट्यूटिंग कॉस्टली एग्रीकल्चर इनपुट। यस, करेक्ट है ये भी। तो सी ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। सी 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट ट्रू है 26 का। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। और डी 25 का आंसर है। एंड 24 का आंसर ए है, डुअल प्राइसिंग। 23 का डी है। नेक्स्ट देखो 27। Education provide dash scientific advancement, facilitate inventions, innovations, adapting to new technology। तो इसमें आंसर आपका तीनों ही आएगा। डी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही प्रोवाइड करता है। ये डी ऑप्शन आंसर है। उसके बाद बाकी आपके थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो ये आप करके ही आ गए होंगे। कमेंट करना सारे बच्चे, न्यूमेरिकल्स किस किस बच्चे के करेक्ट है एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने करेक्ट है, सारे बच्चे बता देना मुझे कमेंट करके। एंड वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अदर कोर्स के सोल्यूशन अगर चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर का PDF का लिंक आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, तो आपको थोड़ी देर बाद आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो आई होप सबके एग्जाम अच्छा गया होगा। कमेंट करना किसके न्यूमेरिकल करेक्ट है एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेक्ट है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अदर कोर्स के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा।